अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन जमातों की तहरीक अदम एतमाद कब आ रही है और हुकूमत के कितने लोग जो हैं अपोजिशन का साथ देने के लिए तैयार हैं। आज खुर्शीद शाह से भी मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ खुर्शीद शाह हंगामी तौर पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से भी इतला थी कि वो भी इस्लामाबाद आएंगे, लेकिन गिलानी साहब तो इस्लामाबाद नहीं आए, लेकिन खुर्शीद शाह गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद पहुंचे हैं। उन्होंने जो मेल मुलाकातें ज़ाहिर करनी थी उन्होंने मुलाकातें भी की हैं। सुबह भी मैं उनके पास जब गया तो वो सुबह भी मुलाकात के लिए निकले हुए थे घर से। फिर मैं वहाँ पे पहुँचा जहाँ पे मुलाकात की मुझे इतला थी। पॉलिटिकल मुलाकात थी, सियासी रहनुमा के साथ, किसी के साथ। तो वहाँ पर मैं गया, फिर खुर्शीद शाह के साथ तफसीली गपशप हुई और फिर मैंने क्लिप भी रिकॉर्ड किया। खुर्शीद शाह ने कुछ चीज़ें बताई हैं। एक तो अपोजिशन का जो प्लान है उस पर कोई भी मतलब तमाम जमातें जो हैं उस पर कायम हैं, कारबंद हैं। अभी तक नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, स्पेशली 3 बड़ी जमातें हैं जो मैटर कर रही हैं, जिनके पास मेंबरान की तादाद है पंजाब में या इस्लामाबाद में, मरकज़ में, कौमी असम्बली में। तो उन समय तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तहद हैं और जो इत्तेहादी हैं वो भी इनके साथ इंटैक्ट हैं। इत्तेहादी भी ऑन बोर्ड हैं। अभी तक इत्तेहादियों के मामलात भी चलाए जा रहे हैं, और लेकिन फोकस ज़्यादातर जो है वो हुकूमती नाराज़ मेंबरान पर किया जा रहा है। हुकूमत के बहुत सारे अरकान तो खुलेआम वजीर आजम के खिलाफ वोट देने के लिए तैयार हैं। सियासी जमातों ने प्लान ये बनाया है कि भाई राजदारी का ख्याल रखा जाए, राजदारी रखी जाए इन मेंबरान की, ताकि कोई उनका नाम भी सामने ना आए और हुकूमत उनको जो है मतलब बदनाम ना हो। तो इसलिए उनके लिए कहा जा रहा है कि उनका नाम फिलहाल डिस्क्लोज न किया जाए। ये फैसला किया गया है। स्पेशली आसिफ अली जरदारी के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने तो पार्टी को भी नाम नहीं बता रहे कि कौन कौन से लोग हैं या कितने लोग हैं, लेकिन ये इतलात भी मिल रही हैं कि आसिफ अली जरदारी BAP में भी उम्मीद कर बैठे हैं और BAP के साथ भी राबते में हैं, यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी सादिक संजरानी की। क्योंकि BAP और आसिफ अली जरदारी का आपको पता है सबको कि इनका ताल्लुक बहुत बड़ा अच्छा रहा है। BAP बनवाई आसिफ अली जरदारी ने थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके नून लीग के दौर में, और सादिक संजरानी को आसिफ अली जरदारी ने दोनों मरतबा, पहली मरतबा तो खुलेआम सरेआम एलानिया तौर पर सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनवाया था अपने वोटों के साथ और PTI के वोटों के साथ, यानी पीपल्स पार्टी और PTI ने वोट दिए थे सादिक संजरानी को और BAP ने। तो दोबारा अपोजिशन को झांसा दे के आसिफ अली जरदारी ने अपोजिशन के साथ हाथ करके जो है यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनवा दिया चेयरमैन सेनेट की बजाय, और सादिक संजरानी को बनवा दिया चेयरमैन सेनेट। ये इल्ज़ाम अपोजिशन लगाती है आसिफ अली जरदारी पे। तो इसलिए आसिफ अली जरदारी के एहसानात BAP के लोगों के ऊपर ज़रूर हैं, सादिक संजरानी पर भी। तो ये उम्मीद की जा रही है, ये बड़ी खबर है, ये मेरे लिए बड़ी खबर है और आपके लिए भी यकीनन बड़ी खबर ही होगी। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है समझे, कि आसिफ अली जरदारी ने BAP को भी BAP के साथ भी राब्ते में है और उनसे भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, और इम्कानात इसके हैं कि आसिफ अली जरदारी को BAP इनकार नहीं करेगी, क्योंकि BAP के साथ आसिफ अली जरदारी बड़े अच्छा चले हैं। तो BAP अपने एहसानात ज़ाहिर चुकाने का एक मौका BAP के पास आया है। और दूसरा ये कि सादिक संजरानी को अपनी भी यकीन दिहानी चाहिए, यकीनी तौर पर, कि अपोजिशन अगर वज़ीर आज़म को हटा रही है और स्पीकर को हटा रही है और उस्मान बुज़दार को हटा रही है, डिप्टी स्पीकर को हटा रही है अगर, तो फिर चेयरमैन सेनेट का भी नाम आएगा, बारी उनकी भी आएगी। तो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, चेयरमैनशिप बचाने के लिए ज़ाहिर है वो अपोजिशन के साथ जा सकते हैं अगर माहौल देखा तो। और दूसरा, ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट की कहानी है सारी, इस्टेब्लिशमेंट गैर जानबदार होगी
तो फिर बीएपी भी जाएगी, काफ लीग भी जाएगी, फिर एमक्यूएम भी जाएगी, फिर जीडीए भी जाएगा। इत्तेहाद है, जीडीए पार्टी नहीं है। तो ये चारों इत्तेहादी जो हैं ये जा सकते हैं अगर इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रही तो। और संजरानी साहब का मैं बता रहा था कि बीएपी का आसिफ अली जरदारी ने उनके वोट भी अपने साथ काउंट किए हैं बीएपी के, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के। तो बाकियों के साथ भी राब्ते में हैं, लेकिन ये आसिफ अली जरदारी ने कहा नहीं है कहीं भी, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके जो रवैये से ऐसा मालूम पड़ता है, जो ज़राए बता रहे हैं पीपल्स पार्टी के वो बीएपी के वोट भी काउंट कर रहे हैं। बाकी कितनी तादाद है आसिफ अली जरदारी के साथ जो पीटीआई की है, वो भी तादाद नहीं बता रहे, पार्टी के अंदर भी नहीं बता रहे। वो कहते हैं कि भाई ये राजदारी रहनी चाहिए। बाकी नून लीग ने ज़रूर बताया है, नून लीग ने 11 से 12 अरकान, तकरीबन कम अज़ कम 11 अरकान नून लीग ने क्लेम किए हैं कि वो हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट देने के लिए तैयार हैं। और इसी तरह पीपल्स पार्टी की जो पार्टी की जानिब से जो आसिफ अली जरदारी का एक अलग मिशन चल रहा है, अलग काम कर रहे हैं वो पीटीआई के बंदे तोड़ने पर। उसमें आसिफ अली जरदारी ज़ाहिर है बड़ी पैसे वाली शख्सियत भी हैं, तो माल लगाने के हवाले से भी कहानियां चल रही होती हैं कि आसिफ अली जरदारी माल लगाने के भी माहिर हैं। तो बहरहाल वो अपनी अलग भी गेम कर रही हैं, उनकी पार्टी जो है पीपल्स पार्टी वो अलग भी गेम कर रही है। तो पीपल्स पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी 3 जो मेंबरान हैं पीटीआई के, वो पीपल्स पार्टी ने मैनेज किए हैं या पीपल्स पार्टी ने क्लेम किया है। उनके साथ क्या मामला तय हुए हैं ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 3 मेंबरान हैं। और इसी तरह जेयूआई क्लेम 3 कर रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि 2 मेंबरान तो पक्के हैं जेयूआई के भी, मौलाना फजल रहमान के साथ जो जाएंगे पीटीआई के लोग। अब कुछ लोग खुलेआम वोट देने के लिए तैयार हैं, मिसाल के तौर पर नूर आलम खान हैं, राजा रियाज हैं, शिराज हैं, एक मैंने पीटीआई की। अब ये इस तरह के नाम लिए जा रहे हैं जिनके लिए कहा जा रहा है कि ये खुलेआम वोट देने के लिए तैयार हैं अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद पर, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो खुलकर सामने नहीं आना चाहते, वो चाहते हैं कि फ़िलहाल उनका नाम डिस्क्लोज़ न हो और उनका नाम सीग़े राज में रखा जाए। तो एक तो ये चल रहा है। दूसरा, तहरीक अदम एतमाद का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, मौलाना फजल रहमान ने खुद ये कहा है कि ड्राफ्ट तैयार हो चुका हुआ है, दस्तखत कर दिए हैं मेंबरान ने। कोई 80 से ज़ायद मेंबरान बताए जा रहे हैं जिन्होंने दस्तखत किए हैं ड्राफ्ट पर, वो भी तैयार पड़ा हुआ है। और तहरीक अदम एतमाद का ड्राफ्ट और कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्यूजेशन भी तैयार कर ली गई है। वो तो मुझे एमएनएज ने खुद बताया था। ज़ाहिर खुर्शीद शाह भी एमएनए है, तो उन्होंने भी बताया, कुछ और भी नून लीग के एमएनएज ने बताया कि उनसे दस्तखत ले लिए गए हैं रिक्यूजेशन पर। तो अपोजिशन ने प्लान ये बनाया है कि पहले रिक्यूजेशन जमा कराई जाएगी कौमी असम्बली के इजलास बुलाने के लिए, और उसका इम्कान कवी ये है कि मंडे को या ट्यूसडे को, यानी मंडे 7 मार्च है, 8 मार्च को बिलावल भुट्टो जरदारी का पहुंच रहा है लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद, और उसके लिए डी चौक पर जलसा करने के लिए दरख्वास्त भी दे दी गई है इस्लामाबाद पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद की जानिब से इस्लामाबाद की इंतजामिया को, कि डी चौक पर 4 बजे 8 तारीख को 8 मार्च को जलसा करना चाह रहे हैं। तो 8 तारीख है मंगल, तो या पीर को रिक्यूजेशन जमा कराई जाएगी। इम्कानात जिसके लग रहे हैं कि एक दिन बिलावल के पहुंचने से एक दिन पहले रिक्यूजेशन जमा हो, और दूसरे दिन फिर जिस दिन बिलावल भुट्टो जरदारी का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में पहुंचे, डी चौक पर पहुंचे, तो उस वक़्त फिर यानी मंगल को 8 तारीख को 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जाए। ये प्लान बनाया है अपोजिशन ने, और मुझे भी मेरी कैलकुलेशन भी इसी तरह की बन रही है कि इम्कानात कभी इसी के हैं कि 7 मार्च को मंडे को रिक्यूजेशन जमा कराई जाएगी, और 8 को जिस दिन बिलावल का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा उस दिन
یہ پیپلز پارٹی کی یعنی خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے اور پلان بھی ہے کہ بلاول کا لانگ مارچ آئے تو اس دن قوم کو کوئی تو کچھ تو فیس سیونگ کے لیے کوئی خوشخبری سنا سکیں نا، قوم کو بتا تو سکیں بھائی ہم نے لانگ مارچ لے کر اسلام آباد آئے ہیں تو ہم نے کون سا تیر مارا۔ یہ تیر مارنے والی بات ہوگی پیپلز پارٹی کے لیے کہ پیپلز پارٹی کا جس دن لانگ مارچ اسلام آباد میں پہنچے اور اسی دن ہی تحریک عدم اعتماد جمع ہو۔ اچھا، اس میں تحریک عدم اعتماد میں اور ریکیوزیشن میں ان میں دن جو گنجائش ہوتی ہے آئینی طور پر وہ مختلف ہیں۔ اب تحریک عدم جب ریکوزیشن جمع ہوگی تو ریکوزیشن کے لیے یعنی اپوزیشن ریکوزیشن دے گی کہ بھئی اجلاس بلایا جائے قومی اسمبلی کا، اور کیوں بلایا جائے اس کے ساتھ اپوزیشن ایجنڈا بھی دیتی ہے، اور ایجنڈا یہی دے گی کہ وزیر اعظم کے خلاف اعتماد کی جو ہے لانا چاہ رہے ہیں، تحریک عدم اعتماد لانا چاہ رہے ہیں، یا کچھ اور بھی ایجنڈا بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ تو اس کے لیے 14 دن ہوتے ہیں اسپیکر کے پاس کہ 14 دن کے اندر اندر اجلاس بلانا ہے، ہر صورت میں بلانا ہے۔ قومی اسمبلی میں توڑ پھوڑ شروع کر دی گئی ہے، پورے پارلیمنٹ ہاؤس میں چاروں فلور جو ہیں، 4 منزلہ ہے پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ، تو 4 منزلہ پہ ہی انہوں نے واش روم توڑ دیے ہیں، کمیٹی رومز توڑ دیے ہیں، قومی اسمبلی کا ہال توڑ دیا ہوا ہے، یعنی سارا اکھاڑ پچھاڑ کر دی ہوئی ہے۔ اور جو دفاتر ہیں قومی اسمبلی کے سیکٹریٹ کے، قومی اسمبلی سیکٹریٹ کے، ان میں بھی اکھاڑ پچھاڑ کر دیے، ان میں بھی توڑ پھوڑ کر دی ہے، پوری ریپیئرنگ چل رہی ہے، دھڑا دھڑ کام چل رہا ہے۔ 11 اپریل تک، ابھی سے 11 اپریل تک باضابطہ کہا جا رہا ہے کہ نوٹیفائی کیا گیا ہے قومی اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے کہ قومی اسمبلی سیکٹریٹ بند رہے گا اور کوئی کام نہیں ہوگا، کوئی بندہ نہیں آ سکتا کیونکہ سیکٹریٹ بند ہے اور چھٹیاں سمجھے ہیں، دفاتر میں کام چل رہا ہے۔ تو چاہے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ چاہے حکومت یہ اپنا حربہ استعمال کر رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ جی وزارت خارجہ خرچہ کر رہی ہے، ہم تو نہیں کر رہے۔ بھائی خرچہ تو قوم کا ہو رہا ہے نا، وزارت خارجہ کہاں سے لائے گی؟ وزارت خارجہ بھی قومی خزانے سے ہی کر رہی ہے۔ تو بہرحال اکم بڑی توڑ پھوڑ کر کے قومی اسمبلی کو تو انگیج رکھا ہوا ہے اور سیل بھی سمجھے کر دیا ہے، چھٹی کر دی ہوئی ہے کہ بھئی بند ہے سیکٹریٹ 11 اپریل تک۔ تو اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد سے گھبرائی ہوئی حکومت نے یہ اقدام اٹھایا ہے۔ تو اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ چلیں جی ہماری، کیونکہ چاہے قومی اسمبلی میں کام چل رہا ہو، قومی اسمبلی کا حال فری نہ ہو، لیکن سینٹ میں ہو سکتا ہے۔ سینٹ میں 100 نشستیں آلریڈی 104 موجود ہے، وہاں پہ اسپیس بھی ہوتا ہے، وہاں پہ قومی اسمبلی میں اسپیس بھی، نشستوں کی رو جو ہیں قطاریں، ان کے درمیان اسپیس اتنا ہے، آگے بھی اسپیس ہوتا ہے، ڈائس کے سامنے بھی، سائڈوں سے بھی اسپیس ہوتا ہے۔ تو یہ 30 مزید کرسیاں لگ سکتی ہیں نیچے گراؤنڈ پہ سینٹ ہال میں۔ اچھا، اس کے ساتھ پھر پریس گیلری ہے، 100-125 لوگ ادھر بیٹھ سکتے ہیں، کرسیاں لگی ہوئی ہیں پریس گیلری میں۔ وزیٹرز گیلریاں ہیں، مہمانوں کی گیلریاں ہیں، VVIPs گیلریاں ہیں۔ تو یہ گیلریوں کو ملا جلا کے گیلریوں میں لوگ بٹھائیں گے، ممبران کو بٹھایا جائے گا۔ وہاں پہ مائک کا سسٹم نہیں ہے، تو مائک جو ہاتھ والا مائک ہوتا ہے وہ ایک ایک کو باری باری دیتے جائیں گے تو اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ پہلے اس طرح کا تجربہ کیا جا چکا ہے، سینٹ ہال میں قومی اسمبلی کا اجلاس ہو چکا ہوا ہے جب قومی اسمبلی کو آگ لگی تھی، غالباً یہ مشرف کا دور تھا یا بہرحال، تو ان دنوں میں ہو چکا ہوا ہے۔ تو اپوزیشن کا یہ پلان ہے کہ بھئی اسپیکر پر باؤنڈ ہوں گے اسپیکر کہ 14 دن کے اندر قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لے، اور پھر اس کے بعد دوسرے دن ہم جب جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ جمع کرائیں گے تو پھر اس کے لیے 1 ہفتہ ہوتا ہے، کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 7 دن۔ یہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہو جانے کے بعد 3 دن تک یا زیادہ سے زیادہ 7 دن تک، یعنی 3 اور 7 کے درمیان کسی بھی وقت اجلاس بلانا اور تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانا یا اس کے مستقبل کا فیصلہ کرانا یہ لازم ہے، اور یہ آئینی قانونی جو ہے پابندی ہے اسپیکر پر۔ تو اپوزیشن نے پلان یہ بنایا ہے کہ
7 दिन के अंदर फिर 14 दिन लंबा न करें, और रिक्यूजेशन 14 दिन की जमा हो जाएगी और फिर तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी, तो 7 दिन में उसका फैसला किया जाएगा। तो ये प्लान है अपोजिशन का, जिसके लिए खुर्शीद शाह इस्लामाबाद पहुंचे थे और खुर्शीद शाह ने कुछ मुलाकातें भी की हैं, और फिर खुर्शीद शाह आज फिर लाहौर भी पहुंचेंगे, क्योंकि आज लाहौर में पड़ाव डालना है बिलावल भुट्टो जरदारी के मार्च ने, लॉन्ग मार्च ने। और फिर ये भी हमने खुर्शीद शाह से पूछा कि नून लीग या शहबाज शरीफ ने कहा था बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी को कि हम इस्तकबाल करेंगे लाहौर में आपका, तो क्या ऐसा कोई प्लान है? तो खुर्शीद शाह ने कहा नहीं, ऐसा अभी तक कोई प्लान मुझे नज़र भी नहीं आ रहा, और हमने नून लीग को के साथ अभी रब्ता भी नहीं किया इस हवाले से कि नून लीग शामिल हो या नून लीग हमारा इस्तकबाल करे। तो अभी तक ऐसा कुछ प्लान नहीं है, लेकिन लॉन्ग मार्च बिलावल भुट्टो जरदारी का आज लाहौर पहुंचेगा, और खुर्शीद शाह, मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, इवन शहबाज शरीफ के लिए भी कहा गया, खुर्शीद शाह की जानिब से बताया गया कि वो भी मेल मुलाकातें और मीटिंग्स जो हैं वो कर रही हैं, मुशावरत का सिलसिला उनका भी जारी है। इस हवाले से मजीद जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।